नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से और यह है संख्या पद्धति। मैं यहाँ पे पढ़ते जाऊँगा और साथ ही साथ आपको साइड में उसका मतलब भी सिखाते जाऊँगा और इसके अंदर हम जो है हमारी पुस्तक के सभी उदाहरण और सभी प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भूमिका में। उसमें क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और वहाँ आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। देखिए यह आकृति। अब यदि आपने संख्या रेखा पिछली कक्षा में नहीं पढ़ी है किसी कारण से, जो कि लॉकडाउन आदि के कारण से, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सिखाते जाऊँगा और संख्या रेखा क्या होती है ये भी मैं आपको सिखा दूँगा। तो चलिए यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे बगल में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये संख्या रेखा दरअसल है क्या और धनात्मक दिशा क्या है। यदि हमने यहाँ पर एक सीधी रेखा बनाई और इस सीधी रेखा में हम बीच में कहीं पे एक जगह शून्य को निरूपित करते हैं और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी दूर के बाद मैंने यहाँ पे 1 लिखा और फिर यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा। तो इस प्रकार से अगर मैं लिखते जाऊँगा तो दाई साइड पे अगर मैं लिखते जा रहा हूँ तो यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए इस दाई दिशा को धनात्मक दिशा कहते हैं। तो ये धनात्मक दिशा में जब आप चलते जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप बाएं से दाएं दिशा में जा रहे हैं। और यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि जहाँ तक आप देख सकते हैं आपको संख्याएं और संख्याएं ही दिखती हैं। तो ये क्या है, आप जैसे जैसे यहाँ पर आप बाएं से दाएं और चलते जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे संख्याएं आती जाएंगी। अब ये इसकी बात कर रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे ये क्या क्या लिखा है इसको और आगे पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। इन संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार रखिए। संभव है आप 1, 2, 3 आदि जैसी केवल प्राकृतिक संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर रहे हो। आप जानते हैं कि यह सूची सदैव ही बढ़ते जाती है, ऐसा क्यों है? अब जैसे मान लीजिए ये लड़की जो थी यहाँ पर, ये संख्या रेखा पे चल रही है और फिर यहाँ पे आकर के ये 1 को उठाती है, फिर 2 को उठा के अपने थैले में डालती है, 3 को, फिर 4 को। तो आप बताइए कि इस प्रकार से इसके थैले में कितनी संख्याएं आ जाएंगी। तो इनकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती क्योंकि ये संख्याएं कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। तो यहाँ पर यही बात है कि कितनी थैले में आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं अब आपके थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृत संख्याएं भर जाती है। ये अपरिमित का मतलब क्या है, वह जिसका कोई अंत नहीं है। तो आपके थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृत संख्या भर जाती हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, यदि अब मैं यहाँ पे आपको इधर बताता हूँ, थोड़ा सा हम थोड़ी देर के लिए इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। तो अब जरा हम इसको समझते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपको गाय गिननी है, आपके पास कितनी गाय हैं, तो आप कैसे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं अगर आपको किसी जीवित वस्तु को गिनना है तो आप जो गिनती का प्रयोग करेंगे वो प्राकृत संख्या होती है। इसके अंदर शून्य नहीं आता है क्योंकि शून्य नाम का कोई जीवित व्यक्ति नहीं हो सकता है। आप समझ सकते हैं इस बात को बेटा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलती हुई संख्याओं को प्राकृत संख्या है। और उसके बाद यहाँ लिखा है, आपको याद होगा कि इस संग्रह को हम प्रतीक n से प्रकट करते हैं। यानी दरअसल क्या है, जब भी हमें प्राकृत संख्या के बारे में बात करनी होती है तो हम कहते हैं प्राकृत संख्याओं को हम, इस संग्रह को हम n, जो अंग्रेजी का कैपिटल लेटर है n, हम उससे हम इसको प्रकट करते हैं। अब आगे पढ़ दिए। अब आगे क्या लिखा है हम आगे पढ़ते। अब आप घूम जाइए और विपरीत दिशा में चलते हुए शून्य को उठाइए और उसे भी थैले में रख लीजिए। अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं, मान लीजिए वो लड़की इस समय 4 पे है
अब वो यहाँ से घूम करके दाएं से अब वो बाएं दिशा में जा रही है। अब वो बाएं दिशा में आती है, यहाँ पे आती है, और पहले उसने 1 को उठाया था, अब वो 0 को भी उठा के अपने थैले में डाल लेती है। तो अब उसके थैले में जो संख्याएं हैं उनमें 0 भी है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से प्राकृत संख्याएं भी हैं। तो ये 1 2 3 4 5 तो प्राकृत संख्याएं हैं। जब इन प्राकृत संख्याओं में हम साथ में ये 0 भी मिला देते हैं तो ये इस संग्रह को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पूर्ण संख्याओं को का एक संग्रह प्राप्त हो जाता है। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या और 0 भी आता है, और इसे हम प्रतीक W से प्रकट किया जाता है। अंग्रेजी का जो W शब्द है वो पूर्ण संख्याओं के लिए उपयोग किया जाता है। अब क्या है, अब हम आगे संख्या रेखा के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे जैसे वो लड़की यहाँ पर संख्या रेखा पे चलती आती है, और जैसे ही अब वो 0 से और ज़्यादा बाईं ओर जाती है, तो अब उसे यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं दिखनी शुरू हो जाती है। ये ऋणात्मक 1 है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इस प्रकार से अंग्रेजी में नहीं कहते हैं -1, -2, -3, -4। अब वो क्या कर रही है, यहाँ पर ये ऋणात्मक संख्याएं हैं जिनके आगे माइनस या नेगेटिव या ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। अब वो इन्हें भी उठा करके अपनी थैली में डालती जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये संख्याएं आगे ऋणात्मक कहीं खत्म होंगी या बढ़ती जाएंगी? बताइए। तो आपने सही कहा, ये बढ़ती जाएंगी, क्योंकि यहाँ आएगा ऋण 5, ऋण 6, और ऐसे ही ये कभी न समाप्त होने वाली संख्याएं हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, अब यहाँ लिखा है, अब आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। दरअसल क्या है कि जब हमने अभी पूर्ण संख्याएं देखी, पूर्ण संख्याओं में क्या था, 0 था, 1 था, 2 3 4 इस प्रकार से प्राकृत संख्याएं थी जो कि धनात्मक संख्याएं थी। अब वो लड़की ऋणात्मक संख्याएं भी उठा रही है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इसको हम -1, -2, -3, -4 भी कर रहे हैं। अब उसके थैले में यहाँ पर देखें तो धनात्मक संख्याएं भी है, 0 भी है, और ये ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। तो इन संख्याओं के पूरे जो संग्रह है उसको कहा जाता है पूर्णांक। तो इसको हम पूर्णांक करके बोलते हैं। यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ ना के नीचे, तो ये, और इसको, इन पूर्णांकों को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है। और ये जो पूर्णांकों का संग्रह है, इसको जब हमें निरूपित करना होता है, इसका जो प्रतीक है वह Z है। तो अब आपको अनेकों अनेक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई दे रहे हैं। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल लीजिए। क्या आप बता सकते हैं आपका यह नया संग्रह क्या है? आपको याद होगा, यह सभी पूर्णांकों का संग्रह है और इसे प्रतीक Z से प्रकट किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे वो लड़की पूछ रही है कि Z ही से ही क्यों प्रकट किया जाता है। तो लड़का बता रहा है कि Z जर्मन शब्द जहलेन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जहल जिसका अर्थ है संख्या। अब हम देखते हैं, अब अगला आगे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या अभी भी रेखा पर संख्याएं बची रहती है? निश्चित रूप से रेखाओं पर संख्या बची रहती है। मतलब वो पहले पूछ रहे कि क्या आपने सभी धनात्मक संख्याएं उठा ली, ऋणात्मक संख्याएं उठा ली, तो क्या अभी भी संख्या रेखा पर कुछ संख्याएं बची हुई हैं? फिर वो बता रहे हैं यहाँ पे किताब में एनसीईआरटी की कि हाँ, निश्चित रूप से अभी भी रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं। ये संख्याएं कौन सी हैं? अब यहाँ वो आगे बता रहे, ये संख्याएं आधा, जैसे यहाँ पे है 3/4, या ऋणात्मक या ऋण 2005, या इसको हम कहेंगे -2005 बटे 2006, या हम जैसे इसको कई जगह पे बटा बोला जाता है, कई जगह पे हम इसको कहते हैं कि ऋणात्मक 2005
भागित 2006 या माइनस 2005 भागित 2006, तो जैसे भी आप समझना चाहे इसको समझ सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं भी हैं। अब ये संख्या कैसे आ रही है, कहाँ आ रही है, थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ही आपको यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ कि ये संख्या कैसे आ रही है। अब जैसे मान लीजिए हमारी संख्या रेखा पर ये 0 है और ये 1 है और ये 2 है। अब आधा जो होता है वो हम जान रहे हैं, आधा अगर हम लिखेंगे 1/2, तो ये क्या होता है, जैसे 1 रुपया है तो उसका आधा रुपया यानी कितना हो गया, 50 पैसे हम कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, 50 पैसे। या आपके पास एक केला है और आपने आधा अपने भाई को दे दिया तो आपके पास आधा बचा। अब ये 0 है और ये पूरा है, तो आधा 1 से कम है, तो यहाँ 0 और 1 के बीच में आएगा। ये जो यहाँ पे बिंदु होगा यह हमारा आधा को दर्शाएगा। ऐसे ही अगर आपने एक चौथाई हिस्से को दर्शाना है, यानी क्या है कि 1 के 4 हिस्से कर दिए जाए, तो 0 से लेकर अगर हम 1 तक के बीच में ये जो माप है इसके हम 4 बराबर हिस्से कर दें, जैसे एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया, चौथा हिस्सा ये हो गया, तो ये जो हिस्सा है 0 से 1 के बीच में, ये वाला हिस्सा हमारा दर्शाएगा 1/4। तो ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं भी संख्या रेखा पर आती हैं। और जब हम इन सभी संख्याओं को, अब वो लड़की अगर अपने बैग में डाल ले तो उसके बाद अब उसके जो संख्या रेखा के का जो संग्रह था वो पूर्णांकों से बढ़ जाएगा और उसके अंदर ये अनेक संख्याएं आ जाएंगी। और इस यदि आगे लिखा है, यदि आप इस प्रकार की सभी संख्याओं को भी थैले में डाल ले तब यह परिमेय संख्याओं का संग्रह हो जाएगा। अब यहाँ पर आप में से कई बच्चों ने 8वीं में हो सकता है लॉकडाउन के कारण ढंग से नहीं पढ़ पाए हों, तो परिमेय संख्या क्या होती है मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ आपको। 7वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं में जो सीखा था उसके बारे में, कि यदि हम, मैंने यहाँ पे लिखा 1/4, इसको हम कहेंगे 1/4 भी कह सकते हैं। तो यह हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं भिन्न, ठीक है, इसको भिन्न कहते हैं। यहाँ पर इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भिन्न करके लिखते हैं। तो जब ऊपर कोई अंश हो और नीचे कोई हर हो और ये दोनों संख्याएं हों, इस प्रकार जब हम गणित में लिखते हैं जैसे कि 12/7, तो यह दोनों ही भिन्न के प्रकार हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा भिन्न के बारे में आपको और समझा देता हूँ, फिर हम परिमेय संख्या पे आ जाएंगे कि वो क्या होती हैं। अब देखिए भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और भिन्न क्या होते हैं, यहाँ पे मैं आपको तेजी से समझाता हूँ। भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उचित भिन्न और एक होता है विषम भिन्न, ठीक है, ये विषम लिखा है मैंने। उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश हमेशा हर से छोटा होता है, जैसे यहाँ पे है तो ये 1/4, 3/7 या 3/7, यह सब उचित भिन्न के प्रकार है। विषम भिन्न में क्या होता है कि जो अंश होता है वह बड़ा होता है और हर जो होता है वो छोटा होता है, जैसे 11/4 या 11/4, इस प्रकार के 21/6, ये भी एक प्रकार का विषम भिन्न है। अब ये जो विषम भिन्न है इन्हें ही हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं और वापस कई बार मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कई बच्चों ने जिन्होंने पिछली कक्षाओं में नहीं ध्यान दे पाए होंगे उनको यहाँ समझा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा विषम भिन्न है
11/4 या 11/4। अब इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2/3/4। अब देखिए ये कैसे बनता है, पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ। मान लीजिए हम 11 को 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 दूनी 8, 11 में से 8 गए, शेषफल बचा 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा 2 और फिर यहाँ आएगा 3 और ये जिससे हम भाग दे रहे हैं ये हो जाएगा 4। तो दरअसल मिश्रित भिन्न में जब हम विषम भिन्न को लिखते हैं तो लिखने का प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। वो होता है भागफल, यहाँ पे हमारा भागफल क्या था, 2 था। उसके बाद यहाँ पे आएगा, ऊपर अंश में आएगा शेषफल। शेषफल क्या था हमारा, यहाँ पर 3 था। तो ये देखिए 3 जो है ये ऊपर चला गया है, ठीक है। और हमने किससे भाग दिया, वो हमारा भाजक होता है। तो यहाँ पे ये जो भाजक है ये था हमारा 4। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो 4 था ये इधर नीचे की ओर आ गया। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस अगर इस मिश्रित भिन्न 2 और 3/4 को हमें बनाना हो विषम भिन्न में, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। इसमें क्या करेंगे हम, इसका तरीका ये है कि नीचे हर तो रहेगा 4 और उसके बाद ऊपर अंश में पहले हम इस जो हमारा भाजक था उसको हम भागफल से गुणा करेंगे, यानी 4 गुणित 2 और उसमें हम जोड़ देंगे हमारे शेषफल को। तो ये बन जाएगा 8 जोड़ 3 या 8, इसमें हम 3 को जोड़ेंगे। 8 जमा 3 भी कई जगह पे कहा जाता है, आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया, या 8 + 3 और ये बन जाएगा 11/4। तो इस प्रकार से आप जो है विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न और मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में आपस में बदल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा भिन्न समझाने के लिए था। अच्छा, अब आगे परिमेय संख्याओं में जाने से पहले हम 2-3 चीज़ें और छोटी सी हम दोबारा एक बार सीख लेते हैं। वो होती है तुल्य भिन्न कौन से होते हैं और सरलतम भिन्न कौन से होते हैं। ये इसलिए क्योंकि अभी कक्षा 9वीं के जब हम प्रथम अध्याय में हम प्रश्न और उत्तर करेंगे तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6ठी 7वीं 8वीं में गणित शायद ढंग से ना पढ़ा हो, तो उन्हें भी वो चीज़ सीखने को मिल जाएगी। अब जैसे मेरा एक भिन्न है, यहाँ पे मैंने लिखा है 2/3। तो अगर मैं इसके हर और अंश को अगर मैं उसी संख्या से गुणा करूं, जैसे हमारा भिन्न था 2/3, 2/3, इसके अंश को और हर को मैंने उसी संख्या से गुणा किया, तो अब ये हमें एक नया भिन्न प्राप्त होता है। ये है 6/9 या 6/9। तो हम ये जानते हैं या हम ये कहते हैं कि 2/3 और 6/9 ये दोनों भिन्न, 2/3 और 6/9 ये दोनों भिन्न तुल्य है, यानी ये दोनों एक ही समान है। तो ये दोनों भिन्न एक समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसी प्रकार से अगर हमारा एक भिन्न है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 15/25 या 15/25। अब इसके अंदर भी यदि मैं इसके अंश और हर को एक ही संख्या से भाग दूं, पहले हमने गुणा किया था, लेकिन यहाँ ध्यान दें
कि अगर हम किसी भिन्न के अंश और हर को एक समान संख्या से भाग दे तो यहाँ क्या होगा, ये आएगा 3, 15 को हम 5 से भाग देंगे 3 आएगा, 25 को 5 से भाग देंगे 5 आएगा। तो उस स्थिति में भी हम कहेंगे कि हमारे जो भिन्न है 15/5 और 3/5 ये दोनों ही एक समान है, और इस प्रकार के भिन्नों को हम कहते हैं तुल्य भिन्न। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर पता ना हो तो उनके लिए मैं एक बात और बता देता हूं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि मान लीजिए x/y एक भिन्न है, तो ये तुल्य भिन्न तभी होगा जब इसके अंश और हर को समान संख्या से भाग या गुणा दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने वापस 2/3 लिया, अगर मैं इसके अंश और हर में समान संख्या को जोड़ दूं या इसके अंश और हर में से समान संख्या को घटा दूं, तो उस स्थिति में जो नया भिन्न होगा वो पहले वाले के तुल्य नहीं होगा, ये असमान भिन्न हो जाएंगे, ये तुल्य भिन्न नहीं है। इसलिए तुल्य भिन्न तभी होंगे जब आप किसी भिन्न को आप समान संख्या से गुणा करें या समान संख्या से भाग करें। लेकिन जहां पे आप किसी भिन्न को अंश और हर को अगर समान संख्या से जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो उस केस में, तो उस स्थिति में जो हमें भिन्न प्राप्त होता है वो पहले वाले भिन्न के तुल्य नहीं होता है। ये बहुत जरूरी बात थी, इसको ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं सरलतम भिन्न की, क्योंकि हमें परिमेय संख्या समझनी है वो क्या होती है। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो भी आप दोनों ही स्थितियों में ध्यान दे बेटा और अच्छे से समझे। अब हम यहाँ देखते हैं सरलतम भिन्न क्या होता है। अब मैंने एक भिन्न लिखा 2/3 या 2/3। तो आप देखें तो अब हम 2 के कोई और गुणनखंड कर निकाल सकते हैं क्या? नहीं, इसके गुणनखंड होंगे अगर हम देखें तो 2 गुणी 1, ऐसे ही 3 के गुणनखंड होंगे 3 गुणी 1। अगर हम देखें इन भिन्न के अंश और हर में, तो ऊपर अंश में और हर में ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है एक के अलावा जिसको कि हम दोनों तरफ से निकाल सके। तो ऐसी स्थिति में ये सरलतम भिन्न कहा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिया 10/15। अब मैं 10 के गुणनखंड करूं तो ये हो जाएगा, अंश में हो जाएगा 2 गुणी 5 और हर में हो जाएगा 3 गुणी 5। अब यदि इसमें से हम अंश और हर में से समान गुणनखंड 5 को काट दे तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2/3। तो ऐसी स्थिति में हम ये जानते हैं कि 10/15 और 2/3 ये दोनों एक तो तुल्य भिन्न है, लेकिन यहाँ पे 10/15 का सरलतम भिन्न कौन सा है? वो है 2/3 या 2/3। क्यों? क्योंकि हमने इसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि जो दोनों में एक समान था, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को हमने हटा दिया है और अब हमें ये सरलतम भिन्न प्राप्त हुआ है। तो ये जो है 2/3 10/15 का सरलतम भिन्न है, क्योंकि इसके अंदर से हमने अंश और हर में से इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड को हटा दिया। तो अब हम आ जाते हैं हमारी परिमेय संख्या की ओर, क्योंकि अब आपको तुल्य भिन्न भी पता चल गया है, सरलतम भिन्न भी पता चल गया है। अब जरा एक बार हम समझ लेते हैं कि हमारी परिमेय संख्या क्या है। यहाँ पे बेटे मैं थोड़ा सा समय लेकर के इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत पिछला वर्ष जो है और जो
पिछला समय होगा, मुझे नहीं मालूम आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। तो लॉकडाउन के कारण बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई उनकी नहीं हो पाई, ऑनलाइन कक्षा में वो नहीं पढ़ पाए। तो अब यहाँ पे मैं आपको पिछला भी पढ़ा दूंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और मैंने भिन्न क्यों पढ़ाया। तो अब हम परिमेय संख्या को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने देखा था कि वो जो लड़की है वो संख्या रेखा पर चल रही थी, उसने सबसे पहले प्राकृत संख्याएं अपने थैले में डाली, उसके बाद उसने पूर्ण संख्याएं थैले में डाली, फिर पूर्णांक डाले, उसके बाद संख्याओं पर बची रहने वाली ये जो संख्या थी 1/2, 3/4 आदि ये संख्याएं भी डाली। और अब यहाँ पर हमारी किताब में लिखा हुआ है कि इस प्रकार की सभी संख्याओं को भी थैले में डाल ले, तब ये परिमेय संख्याओं का संग्रह हो जाता है। अब यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं और हम समझते हैं कि हमारी परिमेय संख्या किसको कहते हैं। किसी भिन्न के अंदर अगर मैं उसको इस प्रकार से लिखूं जिसमें अंश में p है, हर में q है, और यहाँ पर ये p और q ये दोनों पूर्णांक है। ध्यान दें, ये दोनों पूर्णांक है और जो हर है वहाँ पे ये जो q संख्या है वो शून्य नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है, पूर्णांक का अर्थ क्या हुआ। अब जैसे 2/3, यहाँ पे ऊपर अंश में 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, और 3 जो है वह शून्य के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हर में जो संख्या है q वो शून्य के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो 2/3, 2 भी एक पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, और 3 शून्य के बराबर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो p/q है ये सरलतम भिन्न हो, ये सरलतम भिन्न होने चाहिए, यानी कि आपस में इनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अब जैसे मैं एक और आपको पूर्णांक का यहाँ पे देता हूँ। मान लीजिए हमने ऋण 7/4 किया, तो क्या ये ऊपर का अंश पूर्णांक है? हाँ। नीचे का हर भी पूर्णांक है? हाँ। क्या हर शून्य के बराबर है? नहीं। और क्या ये सरलतम भिन्न है? क्या इनके और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है? नहीं। तो अब ये हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा 3/0। तो अब इसको देखते हैं, क्या 3 एक पूर्णांक है? हाँ। क्या 0 एक पूर्णांक है? हाँ। लेकिन क्या हर में 0 के अतिरिक्त कोई और संख्या है? नहीं। यहाँ पे हर में जैसे ही 0 आ गया, यहाँ पे वो परिमेय संख्या की परिभाषा अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे परिभाषा फिर से हम पढ़ते हैं। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। तो यहाँ देखें तो हमने p/q के रूप में इसको लिख तो लिया है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, जहां p और q पूर्णांक है, p और q यहाँ नहीं, यहाँ पे हर अंश में भी जो है हमारा, यहाँ अंश में आप देखें पूर्णांक है, हर में भी यहाँ पर पूर्णांक है। लेकिन अब वो कह रहे हैं और हर जो है q, यहाँ पे हर क्या है q, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे हर में जो है 0 आ गया, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, और कौन कौन सी संख्या परिमेय नहीं है एक बार मैं वो भी समझा देता हूँ, क्योंकि हमारे इस जो अध्याय है उसके अंदर हमको यही तो पढ़ना है। तो एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता ही देता हूँ, हालांकि हम आगे जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है।
अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 का वर्गमूल लिखा है, ठीक है, और भागित 2 कर दिया, तो यहाँ पे हम 3 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब ये जो है, क्या ये एक पूर्णांक है? नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। भले ही हर में पूर्णांक हो और हर शून्य के बराबर नहीं हो, लेकिन क्या यहाँ पे ये एक पूर्णांक है? तो ये चूंकि 3 का वर्गमूल की बात हो रही है और ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या भी नहीं है।